आज फिर बारात वापस चली गई। ऐमन के बारात वापस जाने पर नूरीन बेगम गम से हंडार जमीन पर बैठती चली गई। ऐमन नूरीन बेगम की बांझी थी, जिसके सामने रंगत की वजह से कभी कोई रिश्ते से इनकार कर देता, या बारात वाले दिन लड़का जब इसे देखता तो वो शादी से इनकार कर देता। वो अपने चचा चाची की बेहद लाडली थी, क्योंकि नूरीन बेगम का इसके साथ दबा रिश्ता था। एक तो वो रिश्ते में इसकी चाची लगती थी और दूसरा इसकी खाला। इन्हें इन्हें ऐमन की ऐसी रंगत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसके कज़न ज़ावियर को वो जहन लगती थी, क्योंकि इसकी वजह से हर वक्त इसके मामा बाबा परेशान रहते थे। लेकिन वो इससे बदला लेने के लिए अब ऐमन से शादी करना चाहता था। एक तरफ तो नूरीन बेगम अपने बेटे के इस फैसले से बेहद खुश थी। दूसरी तरफ ऐमन को जब ये बात पता लगी तो ऐसे लग रहा था जैसे वो सांस लेना ही भूल गई हो, क्योंकि जाविया की नफरत को वो अच्छे से जानती थी। जिसने इसे आज तक कबूल नहीं किया था, तो फिर शादी करने के पीछे आखिर इसका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। तो कैसे लग रहे हैं मेरे नावल? प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट और चैनल को फॉलो भी कर लिया करें। ऐमन अपने माँ बाप की बेहद लाडली थी, लेकिन माँ बाप की वफात के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहायश पजीर थी। लेकिन सांवली रंगत की वजह से हर बार रिश्ते वाले इसे मुंह पर ही बतकार दे। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 5 से 6 बार रिश्ते वालों ने इनकार कर दिया था। और अब की बात तो दरवाजे पर आई बारात भी वापस आ चुकी थी। हालांकि इसके चाचा चाची को भी इस बात से कोई फर्क ना था। उन्होंने अपने बच्चों की तरह ही ऐमन की परवरिश की थी। इतना सब होने के बावजूद भी वो खुद को खुश रखने की कोशिश करती, और यही इसकी बात जावियर को जहर लगती थी। जावियर को ये लगता था कि इसकी वजह से इसके माँ बाप हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहते हैं, और वो ऐमन को एक खुदगर्ज और मकबूल लड़की समझता था। जावियर बेहद खूबसूरत, नैनो नकुश वाला और असूल पसंद इंसान था। जावियर का अपना कारोबार था, जिसको इसने चंद सालों में ही काफी मंजिलों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन वो अपने माँ बाप की वजह से बेहद परेशान रहता था, क्योंकि इसके माँ बाप ऐमन के रिश्ते की वजह से हर जगह जलील और ख्वार होते थे। यही बात जावियर के तन बदन में आग लगा देती, क्योंकि इसके माँ बाप की तकलीफ का बायस सिर्फ ऐमन थी। इसकी नज़र में ऐमन एक बेहद बेशर्म, लापरवाह और मतलब परस्त लड़की थी, जिसको इतने रिश्ते से इनकार होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि बारात वापस जाने का भी कोई अफसोस ना था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो अंदर ही अंदर कितनी टूटी हुई है, जो अपने दर्द को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। जब कोई रिश्ते वाला इसके मुंह पर ही धत्कार जाता, तो इसके दिल पर क्या गुजरती, वो सिर्फ वही जानती थी। लेकिन अपनी खाला और खालू को हौसला देने के लिए खुद के चेहरे पर हर बार झूठी मुस्कुराहट सजा लेती, ताकि उसकी तकलीफ में और मुब्तला ना हो सके। वो इस बात को कैसे बूझ सकती थी कि खाला ने जब जावियार से रिश्ते की बात की तो जाविया ने भी इनकार कर दिया था। फिर वो कैसे सबको अपना दुख जाहिर करती। कई राज उसके दिल में दफन थे, यही सिर्फ और सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि जावियार को भी यही लगता था कि इसकी और अमन की जोड़ी में जमीन आसमान का फर्क है। वो भी अमन की वो भी अमन की सांवली रंगत की वजह से अमन से शादी करने से इनकार करने लगा, क्योंकि जावियार अपने जैसा खूबसूरत हमसाथी चाहता था। वो दो टोक में अपनी माँ नूरीन बेगम को जवाब देते वहां से जा चुका था। ये अमन के लिए सबसे पहला झटका था, जिसने अमन को तोड़कर रख दिया था, क्योंकि अपने ही इसके कजन ने इसे धत्कार दिया था। इस दिन से अमन ने खुद से अहद कर लिया था कि वो किसी बात पर भी कोई तवज्जो नहीं करेगी जिसकी वजह से इसे तकलीफ हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी में अब नया रुख आने वाला था। आज जब बारात दरवाजे पर आकर ही वापस चली गई तो नूरीन बेगम और साबर साहब की नजरें साबर साहब नीची नजरें झुकाए भीगी पलकों से अपना साल अपने हाथों में पकड़े बैठे थे। जावियार ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसके बुरे माँ बाप इस उम्र में इस तकलीफ से गुजरे, क्योंकि दरवाजे पर बारात का लौट जाना किसी क़यामत से कम ना था। लोग अमन के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। माँ बाप को उन लोगों के सामने जलील और ख्वार होने से बेहतर था
کہ وہ کوई ऐसा फैसला कर ले जिससे इसके माँ बाप की हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। और वो जानता था ये फैसला इसकी जिंदगी बदल कर रख देगा, लेकिन इसे ये फैसला लेना था। इसने एक पल के लिए इसने एक पल के लिए आसपास के लोगों को देखा जो अभी भी क्षमा गोइयां कर रहे थे, और फिर अपने माँ बाप के करीब आकर इनके घुटनों में बैठ गया। नूरीन बेगम अपने बेटे को ऐसे घुटनों में बैठा देखकर बेहद हैरान हुई थी। जावियार, क्या हुआ? वो दुपट्टे से इतने आंसू साफ करती जावियार की तरफ देखते हुए कहने लगी, मामा बाबा, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। साबर साहब ने चौंक कर जावियार की तरफ देखा, जिसकी आवाज भारी और संजीदा थी। मामा, मैं एमन से शादी करना चाहता हूँ। जावियार की बात सुनकर साबर साहब और नूरीन बेगम हक्का बक्का रह गए। जावियर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने खुद ही अमन से शादी करने के लिए इनकार किया था। तभी तो हमने रिश्ते वालों से रिश्ते तलाश करने को कहा था। अब तुम किसी के दबाव में आकर या बारात वापस जाने की वजह से ये सब तो नहीं कर रहे? नूरीन बेगम जावियार को अपने मुकाबल बैठाते हुए पूछने लगी। नहीं मामा बाबा, मैं किसी के दबाव में आकर ये सब नहीं कर रहा, लेकिन मैं मजीद लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अमन को अपना नाम दूंगा। नूरीन बेगम और साबर साहब की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। दूसरी तरफ जब ये बात अमन तक पहुंची, वो अपनी जगह साथ रह गया। वो उस शख्स से कैसे शादी कर सकती थी जिसने आज तक इससे ठीक से बात तक ना की थी, और आज फिर वो कैसे इसे अपना नाम देने को तैयार था। वो अच्छी से जानती थी कि ये बारात वापस जाने की वजह से इस पर एहसान कर रहा है, या अपने माँ बाप की हालत देखते हुए ये कुर्बानी दे रहा है। आंसू नरियों की सूरत में इसकी आंखों से निकलते जा रहे थे। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी चीखों को अपने हाथों की मदद से ही दबा दी। अगले हफ्ते इन दोनों का निकाह सादगी के साथ रख दिया गया। घर में इन दोनों के निकाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी, लेकिन एमन को इस बात से कोई फर्क ना था। वो जो हर वक्त खुद को खुश रखने का नाटक करती थी, अब वो ये भी सब कुछ भूल चुकी थी। अब सिर्फ वो हर वक्त खामोश और कमरे में बंद रहती। नूरीन बेगम को यही लग रहा था कि शायद घर में ही जाविया से शादी की वजह से वो शर्मा रही है, लेकिन कोई भी इस बात से अनजान नहीं था कि इसके अंदर इस शादी के मतलब किस कदर खौफ टल चुका है। आखिर वो दिन आ गया जिसका नूरीन बेगम और साबर साहब को बेसब्री से इंतजार था, और वो था ऐमन और जावियार का निकाह। लेकिन जावियार के चेहरे पर कोई खुशी के तासरात वाजिया ना थे। वो तो सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए ये सब कुर्बानी दे रहा था। ऐमन को अरूसी लिबास में सजाकर जावियार के पहलू में बैठा दिया गया। कारी साहब, निकाह शुरू किया जाए। ऐमन अकरम, आपका निकाह जाविया साहब से 50,000 सिक्का राजुल वक़्त तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के अल्फाज पर अहमद ने कुछ लबों पर जबान फेरते मुश्किल से 3 बार कबूल बोला। कारी साहब ने अपना रुख दूसरी तरफ किया। जावियर साहब, आपका निकाह ऐमन अकम से 50,000 सिक्का राजुल वक़्त तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जावियर ने पलकें उठाकर अपने मामा बाबा की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कबूल है। दोनों तरफ से निकाह नामे पर दस्तखत हो चुके थे, लेकिन इस निकाह के दौरान ना ही ऐमन ने एक बार जाविया को देखा और ना ही जाविया ने ऐमन को देखा। शायद दोनों ने अपने दिलों के साथ समझौता कर चुके थे। ऐमन को जावियर के रूम में बैठा दिया गया। जावियर जब कमरे में दाखिल हुआ तो ऐमन पहले ही डरी सहनी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। वो शेरवानी का उतार था, इसके करीब आया और कहने लगा, ऐमन, मैं तुमसे पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम दोनों के दरमियान कोई मियाँ बीवी जैसे ताल्लुकात नहीं होंगे। मैंने ये शादी अपने माँ बाप को और जिल्लत से बचाने के लिए की है। इससे ज्यादा मुझे शादी में कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मुझे कोई उम्मीद मत रखना। ऐमन ने जावियर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही जानती थी कि ये इस पर एहसान कर रहा है, और आज इसने अपनी जुबान से कबूल कर ही लिया कि इसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो इसकी हर ज़रूरियात यहाँ तक कि इसकी बीवी के हकूक देने तक भी तैयार था।
लेकिन इसके साथ कोई अज़वाजी या रूमानी ताल्लुकात नहीं बना सकता। मुकाबल की एक एक बात इसके दिल पर तीर की तरह लग रही थी। वो अपनी जगह साथ बैठी शदीद सर्दी में भी पसीने से शराबू होती जा रही थी, लेकिन फिर हिम्मत धरते इसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहने लगी, मुझ पर कोई एहसान जतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके इस एहसान को बहुत पहले ही जान चुकी थी। जब आपने पहली बार मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तब से मैं जान चुकी थी कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। दुनिया वालों को तो आप धोखा दे सकते हैं कि आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मुझे इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐमन, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? वो गुस्से से आग बगोला होता हुआ खड़ा हुआ। तो आपने मुझे समझ क्या रखा है? आपने क्या समझा कि लोग मुझे सामने रंगत की वजह से मुझे छोड़ देती है, तो इसी वजह से आप मुझे अपना नाम दे देंगे तो मैं आपके एहसानमंद हो जाऊंगी? इसका ये मतलब नहीं कि जब मुझे लोग छोड़कर जाते थे तो मैं फिर भी खुश रहती थी, क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी और को दुख में नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं जानती थी कि मेरी वजह से किसी और को मजीद दुख ना हो। अभी नावल पढ़ के बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह। और इसका हरगज मतलब ये नहीं कि मेरे कोई जज्बात और एहसासात नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। हाँ, चच्चू चच्चू के सामने तो मैं आपकी बीवी बनकर रहूंगी, लेकिन मजीद मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो गुस्से से गड़ाती उठी और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि जाविया साथ खड़ा इसकी पुश्त को देखता रह गया। वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। इन दोनों का रिश्ता दुनिया वाला को तो सामने एक खूबसूरत बंधन बन चुका था, लेकिन बंद कमरे में वो एक दूसरे को अजनबियों की तरह ट्रीट करते थे। चाची और चाचू ने भी ये बात नोटिस ना की, क्योंकि वो हर चीज का बखूबी ध्यान रखती थी, हर घर के कामों में मसरूफ रहती। जाविया सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और रात को काफी लेट वापस आता। जावियर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो जिस तरह एमन को समझता था, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो तो बहुत ही अलग थी। एक दिन जावियर मामूल के मुताबिक घर जल्दी लौटा, तो इसे लगा कि शायद एमन सो चुकी होगी। लेकिन जब वो कमरे में आया तो एमन लैपटॉप पर उंगलियां चलाते बच्चों को कुछ समझा रही थी। जावियर एमन की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जावियर ने जब दरवाजा खोला तो एमन जावियर को देखकर दंग रह गई और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। जावियर, जो इसे बेवकूफ और बद दिमाग लड़की समझ कर रहा, जो हर वक्त अपने ही मगरूर में रहती थी, लेकिन आज इसे इस तरह काम करता देखकर वो बेहद हैरान था। ये तुम लैपटॉप पर किन बच्चों से बात कर रही थी? वो एमन की तरफ मतवज्जा होते हुए कहने लगा। तो एमन लैपटॉप को साय पर रखते हुए कहने लगी, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ और ये मैं कई माह से करती आ रही हूँ। तुम तो बहुत ही चुपी रुस्तम हो। तुमने तो कभी कोई बात नहीं की कि तुम ऐसा भी कोई काम करती हो। जी हाँ, चूंकि मैंने इसलिए नहीं बताया। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को बताती तो कोई भी मुझे ये काम करने नहीं देता। इसलिए मैं बिना बताए ये काम करने लगी। एमन के एक एक अल्फाज जावियर के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। वो खुद जिम्मेदारियों का सुनाकर जावियर की अनाक और ठेस पहुंचा रही थी। अब जावियर के दिल में एमन के लिए बदलाव आने लगा। वो खामोश और एमन की हर छोटी से छोटी जरूरियात का ख्याल रखने लगा, लेकिन एमन इसे इतना ही इग्नोर कर देती। अब वो एमन के करीब जाना चाहता था। एक दिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो एमन इसे अपने करीब आता देकर बाहर की तरफ जाने लगी, तो मुकाबिल ने इसे अपनी तरफ खींचा। वो कटी पतंग की तरह जा बचा जावियर के सीने से जा लगी। एमन ने खुद को छुड़वाने की बेहद कोशिश की, लेकिन जावियर इसे अपने बाजों के हसार में मजबूती से कैद कर चुका था। ये क्या बेहुदा हरकत है? वो जाविया की इस बेबाक हरकत पर पजल हुई थी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी से तुम इतना घबरा रही हो। अब मैं तुमसे अपना हक वसूल करूंगा तो तब तुम्हारा क्या हाल होगा? जावियर की इस अल्फाज पर एमन के चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। वो जितना मर्जी दूर रहकर इससे लड़ लेती,
जावेर के इतना करीब आने पर वो खुद पर भी काबू नहीं रख सकती थी। वो ऐमन के चेहरे पर आई लड्डू को पीछे करने लगा। जावियर की ऐसी हरकतों पर ऐमन के तन बदन में बिजली सी दौड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स इसके साथ इतनी बेबाक बातें क्यों कर रहा है। अभी वो बेकाबू होता, इसकी और करीब होता कि वो जर से धक्का देते वहां से भाग निकली थी, जबकि जावियर वहीं इसकी खुशबू को महसूस करता रह गया। अगले दिन चाची चाचू के कहने पर वो शॉपिंग मॉल में जावियर के साथ गई। इस बात से बेहद हैरान थी कि जावियर ने घर वालों को मना क्यों नहीं किया कि वो इसके साथ नहीं जा सकता, लेकिन वो तो हंसी खुशी इसके साथ जाने को तैयार था। इस बात ने इसे बेहद हैरान कर दिया था। शॉपिंग के बाद जैसे ही जावियर ने उसे खाने का पूछा, इसे एक हैरानकुन झटका लगा था। वो अपने गोल गोल आंखों को घुमाते जावियर की तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो हैं? इतनी रहमदिली मुझकर आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते, फिर मेरे साथ आना और खाना खाना ये सब क्या है? हाँ, तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये कई साल पहले की बात थी। पसंद बदलने कितना वक्त लगता है, और मेरी पसंद भी बदल चुकी है। वो इसे खुद के करीब करते हुए कहने लगा। एमन ने आसपास देखा, कुछ लोग इन्हीं की तरफ देख रहे थे, तो वो जल्दी से 2 कदम पीछे हुई। एमन की इस हरकत कर मुकाबल के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैल चुकी थी। खाना खाकर वो घर वापस आ चुके थे, लेकिन अब भी इसकी सोचें सिर्फ और सिर्फ जाविया की ही जा ठहरी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जावियर के बदलने के पीछे आखिर क्या मकसद है। ये वही जाविया था जिसने इसे आल तक देखना गवारा तक ना किया था, पर इसके रिश्ते को धत्कार दिया। और फिर कैसे वो अब इसके साथ इतना रहमदिल जम सकता था। काफी देर ऐसे ही जावियर का सोचने के बाद इसने एक लंबी आह भरी। बस मुझे क्या हो गया है? मैं तो ऐसे ही पागल हो जाऊंगी। जावियर जावियर जावियर, मुझे क्या हो रहा है? वो जावियर की यादों को दूर झटकते किचन की तरफ बढ़ गई। अभी वो खाना लगा रही थी कि जावियर करीब से गुजरा, तो जावियर ने एक बारी से मुस्कुरा कर देखा। जावियर की ये मुस्कुराहट ऐमन के लिए जानलेवा थी, क्योंकि जावियर का यूं मुस्कुराना इसको हजम नहीं हो रहा था। इसका दिल कर रहा था कि गिरेबान पकड़कर इससे सब पूछे, लेकिन वो इस वक्त बेबस थी। अहमद ने फिर खुद को कामों में मसरूफ कर लिया, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जावियर के दिमाग में चल क्या रहा है। अभी वो यही सोच रही थी कि चाची की आवाज पर वो होश की दुनिया में वापस आई। मैंने फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। नूरीन बेगम ऐमन के हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर कहने लगी। मैंने और तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे हनीमून विजिट प्लान किया है, और तुम दोनों हनीमून के लिए दुबई जा रहे हो। चाची जान की इस बात पर वो खा जाने वाली नजरों से जावियार की तरफ देखने लगी, जो जल्दी से नजरें नीचे झुकाई मोबाइल में मसरूफ हो गया। बेटा, अब जल्दी से मुझे पोती और पोते का मुंह दिखा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे ही अपनी पोती और पोते को खिलाए बिना इस दुनिया से चली जा। अभी वो एक बात के झटके से संभली नहीं थी कि चाची के दूसरे झटके ने इसे गोता खाने पर मजबूर कर दिया। वो बात मुकम्मल होते ही गुस्से से लाल होती मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते कमरे की जाना बढ़ गई। वो आते ही गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। अब इसे सिर्फ जावियर के कमरे में आने का इंतजार था, क्योंकि वह चाची और चाचू को तो किसी बात के लिए मना नहीं कर सकी थी, लेकिन जावियर से वो इनकार का जरूर कह सकती थी। जैसे ही जावियर कमरे में दाखिल हुआ तो वो जर से जावियर के करीब आती। ये बात भी बोल चुकी थी कि जावियर के इतना करीब आ चुकी है कि दोनों एक दूसरे की सांसों की तपश महसूस कर पा रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाची और चाचू को खुद हनीमून से मना करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती। वो उंगली के इशारे से जावियर को वॉर्न करने लगी। जावियर ने एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया तो ऐमन के होश ही उड़ गए। वो दीवार के साथ जा लगी। मैं तो किसी को कुछ मना नहीं करूंगा, मैं तो खुद तुम्हारे साथ हनीमून के लिए जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम मना कर सकती हो। वैसे अपने हस्बैंड के साथ आने में तुम्हें आखिर एतराज गया है? जावियर की बातों से ऐमन को ऐसे लग रहा था जैसे इसकी जान ही निकल जाएगी। इसका मतलब है तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई मसला नहीं है, या तुम्हें या तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। वो जानबूझकर ऐमन को जाने के लिए उकसाने लगा।
तो ऐमन जल्दी से पीछे होते हुए कहने लगी, नहीं, मैं आपसे डरती नहीं, और मैं अब जाकर ही दिखाऊंगी। वो जावियर के सीने पर दोनों हाथ जमाए इसे पीछे करते हुए कहने लगी। तो जावियर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर चुकी थी, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वो ऐमन के साथ वक्त वो ऐमन के साथ अकेली में वक्त गुजारना चाहता था। अगले दिन वो दुबई के लिए निकल चुके थे। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुए, थकन के मारे ऐमन का बुरा हाल हो रहा था। वो फ्रेश होकर आते ही बेड पर बेखबर नींद के आगोश में जा चुकी थी। शाम को वो दोनों डिनर करने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन वापसी के वक्त बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो दोनों भीग चुके थे। शदीद सर्दी में बारिश होने की वजह से ऐमन को बुखार हो गया। ऐमन की ऐसी हालत देखकर जावियार का तो सांस ही फूल चुका था, क्योंकि बुखार में ऐमन बिल्कुल हंडाल हो चुकी थी। रात काफी देर तक जावियार ऐमन को देखता रहा। 2 दिन जावियार ने ऐमन का बेहद ख्याल रखा। ऐमन इस बात को नहीं जुटा सकती थी कि जावियार के दिल में इसके लिए माइल हो चुका है, लेकिन ऐमन का बुखार था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार की वजह से इसकी आंखें बोझल हो चुकी थी। बुखार की वजह से इसका जिस्म अब भी तप रहा था, और वो फिर से नींद बेहोशी हालत में जाती जा रही थी। ऐमन, ऐमन प्लीज आंखें खोलो। वो इसे अपने बाजुओं के हसार में लेकर इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सारी रात फिर जावियार इसके ठंडे पानी की पटियां करता रहा। ऐमन वही लड़की थी जिसकी सांवली रंगत की वजह से वो इसे देखना गवारा तक ना करता था, लेकिन अब वो इसकी इस हालत पर इसकी जान पर बन आई थी। इतनी रात गए वो ऐमन को कहीं ले जा भी नहीं सकता था। इसका दिल बैठता जा रहा था। ऐमन, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था। मैं तुमसे बीप नाम मोहब्बत करता हूँ। ये शादी करने के पीछे कोई एहसान नहीं, बल्कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मुझे कबूल करके, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं एक बात लेकिन मैं एक बात पर अब भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा। वो ऐमन को जानबूझकर ऐसी बातों में उलझा रहा था कि ऐमन होश में आ सके। लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्लीज ऐमन, होश में आ। तुम मेरे जीने की वजह हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। ये वो अल्फाज थे जो ऐमन की जान में जान डालने के लिए काफी थे। ऐमन अगले ही पल होश में वापस आई और जा बजा जावेर के सीने से जा लगी। रात के इस पहर वो दोनों एक दूसरे का अपना हक दे चुके थे। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो वो बेखबर जावेर के पहलू में बिखरी पड़ी थी। सुबह जब ऐमन की आंख खोली, इसे इसे अभी भी ये सब एक ख्वाब की मंद लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो आंखें खोलेगी तो ये सब गायब हो जाएगा, लेकिन ये सब हकीकत थी जिसे इसे तस्लीम करना था। अभी की अब इसकी तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। ऐमन जैसे ही फ्रेश होने के लिए उठने लगी तो जाबियार जाग, कैसी है मेरी जान? वो इसे अपने करीब करते हुए कहने लगा। शर्म के मारे ऐमन ने नजरें नीचे झुका ली। वो तो मुकाबला से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, लेकिन वो रात वाली अपनी और जाबियार की कुर्बत को भी नहीं जरका सकती थी, जो इन दोनों के दरमियान गुजर चुकी थी। ऐमन की आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू थे। एक तरफ से जाविया ने अपने सब गलतियों को तस्लीम कर लिया था, और दूसरी तरफ ऐमन से मोहब्बत करने लगा था। अब इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका था। अब ऐमन के पास एक ऐसा हमसफर था जो इसकी सामने रंगत से नहीं, बल्कि इससे दिल से मोहब्बत करता था। 1 साल के बाद नूरीन बेगम और साबर साहबा के लाउंज में खाना खा रहे थे। वो दोनों जावियार और अमन को देखकर बेहद खुश थे, क्योंकि अल्लाह पाक ने 1 साल में इन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था, जिसने इन दोनों की जिंदगियों को मुकम्मल कर दिया था। नरीन बेगम और साबर साहब के घर खुशियों ने एक दायरा मुकम्मल कर दिया था, जो कि अम्मा और जावियर का रिश्ता सच्ची मोहब्बत और एहतराम में आ चुका था, जिसने दो दिलों के तारों को हमेशा के लिए जोड़कर रख दिया। खत्म शुद।